अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फार्माकोग्नोसी से हम हाइपर सेंसिटिविटी का चैप्टर जो है उसको लिया हुआ है। हाइपर सेंसिटिविटी को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है आपकी बॉडी के अंदर एक अनडिज़ायरेबल चेंज और अल्टर्ड रिएक्शन है जो कि हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम की वजह से नहीं होता। हमारा इम्यून सिस्टम वैसे नॉर्मल होता है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो हाइपर सेंसिटिव होता है और उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और उसके रिस्पॉन्स में जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसकी वजह से जो कि एंटीबॉडीज़ बनाता है और जो फर्दर जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है अल्टर्ड चेंज रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी की जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी के जो ट्रिगर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। वो एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं, हवा में भी होते हैं, जिनमें पोलन और डस्ट पार्टिकल बहुत अहम है। फर्दर आपके फूड स्टफ में भी वो पाए जाते हैं। अगर फूड स्टफ की बात की जाए तो फूड स्टफ के अंदर जो मेजर एलर्जी काजिंग एजेंट हैं उनमें प्रोटीन्स हैं, वो मिल्क भी हो सकती हैं, एग प्रोटीन भी, मीट प्रोटीन भी, और इसके अलावा वीट से भी एलर्जी होती है, राइस से भी एलर्जी होती है, फिशेस से एलर्जी होती है, नट्स, पीनट्स वगैरह। तो ये मेजर जो है एलर्जी काजिंग एजेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसे एलर्जन हैं जो आपकी स्किन के थ्रू इंजेक्ट होते हैं, एक पेनिट्रेट होते हैं, एक इंजेक्ट होते हैं। इंजेक्ट होने वालों में से सबसे ज़्यादा अहम है कुछ मेडिकेशंस हैं और साथ में इंसेक्ट स्टिंग्स हैं। और कुछ ऐसे एलर्जन होते हैं जो आपकी स्किन के से पेनिट्रेट कर जाते हैं, स्किन सरफेस मीन्स के एपिडर्मिस से अटैच होते हैं और फिर उसके बाद वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इनमें परफ्यूम्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हैं और जो हैं इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, या फिर ज्वेलरी आइटम्स हैं जो कि स्किन के साथ टच करते हैं और वो फिर क्या है आपको एलर्जी काज करते हैं आपके अंदर। तो ये तो हाइपर सेंसिटिविटी के ट्रिगर्स थे या जो हाइपर सेंसिटिविटी काजिंग एजेंट जिनको कह सकते हैं, और इनको कहा जाता है एलर्जेंस। आज हम टाइप डिस्कस करेंगे और सबसे पहली टाइप है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी की वो टाइप है जिसका रिस्पांस फौरन से शो होता है कि जैसे ही ये एलर्जेंस जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी काज करते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो उसका रिएक्शन इमीडिएट होता है, फ़ौरन उसका रिएक्शन इमीडिएट का मतलब ही फ़ौरन रिएक्शन शो करवाना होता है। तो दीज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि दीज अकर क्विकली आफ्टर एक्सपोजर टू द एलर्जेंस, मीन्स कि आप से एलर्जेंस का एक्सपोजर हुआ और उस एक्सपोजर के फ़ौरन बाद ही आपके अंदर एलर्जी सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स मीन के वो किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। और दीज आर मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडीज़। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं वो IgE क्लास के होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन E क्लास के। जो इम्यूनोग्लोबुलिन E है ये आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली तो बहुत ब्लड के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन जिस दौरान आपको एलर्जी हो रही होती है तो उस दौरान इसकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से आपको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो IgE एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफेज। बेटा ये आपके ब्लड सेल्स जो होते हैं जिनमें आप लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी एक टाइप है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल जो हैं ये आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं और ये ऑलरेडी उनकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ये बेसोफिल सेल शो करवाया गया, इसकी सरफेस के ऊपर ये इस तरह वाई शेप्ड जो हैं एंटीबॉडीज़ हैं, वाई शेप्ड यहाँ पर एंटीबॉडीज स्टार्ट करवाए हुए हैं। तो बेटा ये कहते हैं कि जैसे ही एलर्जेंस आपकी बॉडी से उसका एक्सपोजर होता है तो ये बेसोफिल सेल के ऊपर जो IgE एंटीबॉडीज़ अटैच हुए हैं ये एलर्जेंस उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ये एलर्जन शो करवाए हुए, ये एलर्जन जैसे ही इनके साथ अटैच होते हैं तो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं यानी कि ग्रेन्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। इनके अंदर हिस्टामिन और दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो बेटे जैसे यहाँ पर ये एलर्जेंस अटैच होते हैं तो साथ में ये जो
मसल्स हैं जिनके अंदर हिस्टामीन पाई जाती है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये सेल फट जाते हैं, ब्रस्ट अप हो जाते हैं और हिस्टामीन आपके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाती है। जैसे हिस्टामीन ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ होगी तो ये लोकल एनाफ्लेक्सिस भी काज करती है, ये सिस्टेमिक भी होता है। लोकल एनाफ्लेक्सिस क्या होता है कि लोकल एनाफ्लेक्सिस एक ऐसी टाइप है जिसमें लोकल एरिया पे आपको एलर्जी हो, यानी कि सपोज के आपके नोज़ के अंदर जैसे एलर्जन जाते हैं, कोई पोलन ग्रेन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जैसे ही वो आपकी नेज़ल कैविटी में इंटर होंगे और वहाँ पर जो बेसोफिल सेल्स हैं उसमें हिस्टामीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और जब वो हिस्टामीन ब्लड के अंदर रिलीज़ होगी तो उसकी वजह से आपको स्नीजिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी, छींकें आएंगी, रनी नोज़ होगा या सीवियर केसेस में आई लैक्रिमेशन स्टार्ट हो जाती है। और सपोज अगर यही एलर्जेंस आपके थ्रोट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो हिस्टामीन रिलीज़ होती है तो आपके गले के अंदर जो है वो इरिटेशन होगी, आपको कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर लंग्स तक चले जाते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं, तो लंग्स के अंदर क्या होगा कि लंग्स की जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी दीवारें कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हवा का गुजर प्रॉपर नहीं होगा। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो अंदर हवा है वो प्रॉपरली नहीं जा सकेगी और आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अटैक होता है तो उस दौरान आपको अस्थमा, दमे का भी दौरा पड़ सकता है। तो वही बात है कि दीज एंटीबॉडीज़ हैव नो अफेक्ट अनटिल दे इनकाउंटर द एलर्जेंस। तो वो कहते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ जब तक इनके साथ एलर्जेंस अटैच नहीं होते, इनकाउंटर द एलर्जेंस मीन्स कि जब तक इनके साथ एलर्जेंस अटैच नहीं होते, आप ये भी लिख सकते हो कि जब तक इनके साथ एलर्जेंस अटैच नहीं होते तब तक इनका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जैसे ही एलर्जन अटैच होंगे, आगे जो मास्ट सेल हैं वो अपने ग्रेन्यूल्स डिस्चार्ज करेंगे। अब ग्रेन्यूल्स में क्या है, हिस्टामीन होते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही ये ग्रेन्यूल्स डिस्चार्ज होते हैं तो सेल ब्रस्ट अप होता है। द सेल ब्रस्ट अप, सेल फट जाता है एंड हिस्टामीन अलॉन्ग विद अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हिस्टामीन और हिस्टामीन के साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स रिलीज हो जाते हैं एंड इंड्यूस एलर्जी और एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिवाइज करवा देते हो कि आईजी एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये फौरन से प्रोड्यूस होते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसोफिल सेल्स की सरफेस के साथ अटैच होते हैं। बेसोफिल सेल्स के अंदर जो है ये उस वक्त तक इनका कोई इफेक्ट नहीं होता जब तक इनके साथ एलर्जेंस अटैच नहीं होते, और जैसे एलर्जेंस अटैच होंगे तो हिस्टामीन रिलीज होगा, और हिस्टामीन जैसे रिलीज होगा तो सेल ब्रस्ट अप होगा, और जिसकी वजह से जैसे ही वो हिस्टामीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होगा तो एलर्जी काज करेगा। अब कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, कि जो नेजल म्यूकोसा है, नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्वेल अप हो जाएगी, स्नीजिंग होगी, रनी नोज होगा, आई लैक्रिमेशन, आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होते हैं। बेटा ब्रोंक्यूल्स होती हैं आपकी लंग्स की जो हैं नालियाँ, लंग्स के अंदर एक फेफड़ों के अंदर नालियाँ पाई जाती हैं हवा की, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको कहा जाता है। हाइट्स बनते हैं, दाने बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और सीवियर केसेस में अटैक ऑफ एस्थमा मीन्स के एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप देखें तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के दो टाइप्स हैं, एक लोकल एनाफिलैक्सिस और एक सिस्टेमिक है। लोकल एनाफिलैक्सिस में क्या है कि लोकल एरिया जो है उनके ऊपर जहाँ जहाँ एलर्जेंस एंटर होते हैं, जाते हैं, और जिस जिस एरिया पर उनके जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर बेसोफिल सेल के साथ अटैच हो जाते हैं, सिर्फ उसी एरिया पे एलर्जी। सपोज के नाक के अंदर अगर जो है एलर्जेंस एंटर होते हैं तो नाक के अंदर क्या है कि उसके बेसोफिल सेल के साथ अटैच हो जाएंगे, तो नेजल म्यूकोसा जो है उसकी स्वेलिंग होगी, आप इचिंग होगी नाक में, रनी नोज होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्नीजिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर थ्रोट में जाकर करते हैं तो आपके गले में खारिश होगी, कफिंग होगी। लंग्स में जाते हैं तो लंग्स के जो दीवारें हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से जो है आपको जो है सांस लेने में दुश्वारी होगी।
और अगर आपकी स्किन के ऊपर हैं तो हार्ट्स बनेंगे। और सिस्टेमिक में क्या है कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो सकता है, वो आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकते हैं।